Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So students, today we'll start a new chapter, that is chapter number 1 of civics, power sharing. Power sharing क्या होता है? Power sharing means पावर को शेयर करना, means division of powers. हम जब पावर को डिवाइड करते हैं तो पावर को डिवाइड करने से क्या होता है कि हमने अपनी पावर किसी को दे दी, अपनी पावर किसी के साथ शेयर कर ली। तो क्या स्टूडेंट्स अपनी पावर किसी के साथ शेयर करने से वो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि मैंने अपनी पावर किसी को दे दी तो क्या मेरी पावर कम हो गई, या पावर को शेयर करने से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने से मेरा वो काम और अच्छे तरीके से हुआ। तो यही इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ पावर शेयरिंग करती हैं और उन पावर शेयरिंग का उन कंट्रीज़ पर क्या रिजल्ट पड़ता है, उन कंट्रीज़ के लिए वो एडवांटेजियस होती है या नहीं होती है, या उन कंट्रीज़ को पावर को शेयर करने से उनको नुकसान होता है। तो इस चैप्टर में आप इजीली आसानी से समझ पाएंगे कि पावर शेयरिंग का मीनिंग क्या है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट। पावर शेयरिंग अमंग द 3 ऑर्गन्स ऑफ अ स्टेट। अगर हम नॉर्मली बात की जाए तो जैसे कंट्री है, इंडिया है या कोई भी स्टेट है, वो अपनी पावर को शेयर करती है 3 ऑर्गन्स के बीच में। जैसे नंबर 1 लेजिस्लेचर, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव, नंबर 3 जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन्स है जिसमें पावर को शेयर किया जाता है। और आप ये 9th क्लास में पढ़ भी चुके हैं कि पावर को शेयर कैसे, किस तरीके से किया जाता है और सबका वर्क क्या क्या होता है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी, और इस तीनों की वजह से डेमोक्रेसी अच्छी तरह से वर्क कर पाती है। तो स्टूडेंट पावर शेयरिंग को यहाँ पर अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 केसेस लिए हैं 2 कंट्रीज़ के, जो हैं बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट केस जो है बेल्जियम कंट्री के बारे में। देखिए यहाँ मैं आपको मैप दिखा रही हूँ बेल्जियम का। बेल्जियम में यहाँ पर डिफरेंट कलर्स शो किए हुए हैं डिफरेंट रीजन्स को, और डिफरेंट जो लोग हैं इस कंट्री में रहते हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं उसको शो करने के लिए। इस मैप को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम देखते हैं बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन। तो स्टूडेंट्स एथनिक कॉम्पोजिशन क्या होता है? एथनिक कॉम्पोजिशन मीन्स होता है कि अ सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन कल्चर और बेस्ड ऑन people who belong to different caste, people who belong to different languages or who speak different languages or who live in different region, means किसी भी तरीके का कॉम्पोजिशन होना, चाहे आप उस कम्युनिटी को कास्ट के भी हाफ पर डिवाइड कर सकते हैं, कल्चर के भी हाफ पर डिवाइड कर सकते हैं, लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग कंट्री को डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन। तो ऐसे ही ये कंट्री है बेल्जियम। बेल्जियम कंट्री का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एथनिक कॉम्पोजिशन मतलब जातीय बनावट, कि जाति के अकॉर्डिंग हमने कंट्री को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हम कंट्री को डिफरेंट पार्ट्स में क्यों डिवाइड करते हैं? वैसे तो अगर कहा जाए कास्ट के बिहाफ पर या रिलीजन के बिहाफ पर कंट्री को डिवाइड करना अच्छी बात नहीं होती, मतलब सही नहीं रहता कंट्री के लिए, पर फिर भी क्यों डिवाइड किया जाता है? देखिए स्टूडेंट्स, मान लो मैं पंजाबी हूँ और अगर पंजाबी कम्युनिटी में रहने से मैं ये नहीं कह रही कि दूसरी कम्युनिटी के साथ रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा, मतलब वो लोग मेरी भाषा को आसानी से समझ पाएंगे, मेरे कल्चर को आसानी से समझ पाएंगे, तो उन लोगों के साथ रह के मुझे थोड़ा सा क्लोज फील होगा। अगर मैं यहाँ पर हरियाणा में रह रही हूँ और मुझे एकदम से तमिलनाडु में शिफ्ट होना पड़े, वहाँ के लोगों की लैंग्वेज डिफरेंट होगी, वहाँ के लोगों का कल्चर डिफरेंट होगा, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में मुझे प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर कंट्री के लोग उन लोगों के साथ रहना थोड़ा सा अच्छा समझते हैं या थोड़ा सा कंफर्टेबल समझते हैं जो उन्हें अपने जैसे कास्ट के, अपने जैसे रीजन के और अपने जैसे कल्चर के लगते हैं। तो इसलिए कोई भी कंट्री एथनिक कॉम्पोजिशन करती है अलग अलग बेसिस पर। तो यहाँ पर जो बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर हमने 100% जो पॉपुलेशन है उसको, उसके डिवीज़न देखते हैं कि 100% पॉपुलेशन किस किस रीजन में रहती है और वो कौन कौन सी लैंग्वेज बोलती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी 59% ऑफ जो पीपल हैं वो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद 40% ऑफ पीपल है वो लोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। अब स्टूडेंट 59 एंड 40 99% जो हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है। अब 1% जो पॉपुलेशन है दे आर बेल्जियंस, क्योंकि बेल्जियम में रहते हैं तो दे आर कॉल्ड बेल्जियंस, और बेल्जियंस है और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? जर्मन लैंग्वेज। अब एथनिक कॉम्पोजिशन देखो, अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग रहते हैं।
डच लैंग्वेज के, फ्रेंच लैंग्वेज के और जर्मन लैंग्वेज के। अब ये तो हो गई पूरी कंट्री की बात। अगर हम कैपिटल सिटी की बात करें, मतलब अगर हम बात करें उसकी कैपिटल सिटी की जिसका नाम है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल में सिचुएशन थोड़ी सी ऑपोजिट है। कैसे ऑपोजिट है देखिए, 80% ऑफ पीपल स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, 80% लोग हैं वहाँ पर जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। पर अगर हम बात करें कंट्री की तो उसमें कंट्री में देखो 40% और यहाँ पर 80%। तो यहाँ पर कंट्री में फ्रेंच बोलने वाले लोग कम हैं और कैपिटल में फ्रेंच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। और 20% ऑफ पीपल जो हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। और कंट्री की बात की जाए तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल स्पीक डच लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटी है यहाँ पर कंट्री में, वो मेजॉरिटी में आ रही है कैपिटल में। तो थोड़ा सा एथनिक कॉम्पोजिशन क्या थोड़ा सा क्या ज़्यादा है कि जो बना हुआ है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो डच स्पीकिंग मेजॉरिटी इन कंट्री बट माइनॉरिटी इन कैपिटल सिटी, और वाइस वर्सा। देखो यहाँ पर अगर बात की जाए कंट्री में तो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं 40% और यहाँ पर बात की जा रही फ्रेंच स्पीकिंग है 80% और डच स्पीकिंग है 59% और यहाँ पर डच स्पीकिंग है 20%। तो सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट है। कहाँ पर कंट्री में भी हम देख रहे हैं कि अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। कैपिटल सिटी में भी यही है, पर दोनों की सिचुएशन अलग है। जो कंट्री में मेजॉरिटी में है वो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में है। देख लीजिए आप। अब देखिए जो डच स्पीकिंग लोग जो हैं वो मेजॉरिटी में है पर वो पावरफुल नहीं है, पर जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं वो माइनॉरिटी में है, वो पावरफुल भी हैं, जिसकी वजह से डच स्पीकिंग लोगों को लगता है कि वो नाराज़ भी थे और उनको लगता था कि हमें जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए, हमें जो एजुकेशन मिली है, जो हमारी डेवलपमेंट हुई है, वो बहुत बाद में हुई है। ठीक है, अब एक बार हम मैप के थ्रू डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा वलोनिया रीजन। अब वलोनिया रीजन में है ये रहा वलोनिया रीजन आपको दिख रहा है जो रेड कलर से शो हो रहा है, ये वाला। इस वलोनिया रीजन में फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं। और अगर येलो रीजन की बात की जाए उसमें वो फ्लैमिश रीजन है और उसमें डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। और यहाँ देखिए थोड़ा सा पोर्शन है जर्मन स्पीकिंग लोगों का, दैट इज़ ओनली 1%। और अगर बात की जाए ब्रुसेल्स की, ब्रुसेल ये रही कैपिटल सिटी, और कैपिटल सिटी में तो सिचुएशन वैसे भी वर्स थी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम डिस्कस कीजिए, तो आप यहीं से शो कर सकते हैं कि एथनिक कॉम्पोजिशन इज ऑफ बेल्जियम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, इतने % लोग यहाँ रहते हैं और इतनी ये वाली लैंग्वेज बोलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। दिस इज़ श्रीलंका। तो पहले हम इसका एथनिक कॉम्पोजिशन देखते हैं। इसका एथनिक कॉम्पोजिशन भी बहुत कॉम्प्लेक्स था। यहाँ पर 74% ऑफ पीपल जो है वो सिंहाला स्पीकर्स हैं। 74% जो है वो सिंहाला स्पीकर्स हैं और वो हैं बुद्धिस्ट। ठीक है, और 18% जो लोग हैं वो हैं तमिल स्पीकर्स मतलब जो तमिल भाषा बोलते हैं, और वो या तो हिंदूज़ हैं या फिर मुस्लिम्स हैं। अब स्टूडेंट्स, तमिल स्पीकर्स जो लोग हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किए गए हैं। पहला तो है श्रीलंकन तमिल्स और दूसरा है इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स में क्या डिफरेंस है? तो स्टूडेंट्स, श्रीलंकन और इंडियन तमिल्स में ये डिफरेंस है कि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो वहाँ के शुरू से वहीं पर रह रहे हैं, मतलब वो लोग वहीं पर पड़े बड़े हैं। उनके जो फोर फादर्स हैं वहीं पर ही हैं और आगे उनकी जनरेशन है वहीं ग्रो हो रही है। और इंडियन तमिल्स की बात की जाए, इंडियन तमिल्स का मतलब है कि जो लोग इंडिया से गए हैं और जो लोग श्रीलंका में रह रहे हैं, मीन्स हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया, और जिनको हम नहीं कॉलोनियल पीरियड में इनको लेके गए थे इंडियंस को श्रीलंका में प्लांटेशन वर्कर्स की तरह। तो इनके जो फोर फादर्स इंडिया में रह रहे हैं, पर इनकी जो आगे वाली जनरेशन्स हैं वो कहाँ रह रही हैं? श्रीलंका में रह रही हैं। तो ये शुरू से श्रीलंका में नहीं रह रहे थे, इनके फोर फादर्स इंडिया में रह रहे हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? इंडियन तमिल्स। और नेटिव तमिल्स क्या हैं? जिनके फोर फादर्स शुरू से श्रीलंका में रह रहे हैं। तो 2 कैटेगरी हो गई हमारी, श्रीलंकन तमिल्स
और इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स हैं जो 13% हैं और इंडियन तमिल्स हैं वो 5% हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए 74 और 18 कितना हो गया 92%। अब पेंडिंग है 8%। 8% नहीं हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर 7% करेंगे। 1% आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी डिस्कस नहीं किया हुआ। तो 7% जो लोग रह रहे हैं वो लोग हैं क्रिश्चियंस, और वो क्रिश्चियंस हैं वो सिंहाला भी हैं और वो तमिल भी हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार आपको इसको लर्न तो करना पड़ेगा प्रॉपरली कि जो 70% ऑफ पीपल हैं वो सिंहाला स्पीकर्स हैं। आप ऐसे ही बोल सकते हो ethnic composition of Sri Lanka is very complex. 70% of people they are Sinhala speakers and they are Buddhist. 18% of peoples are Tamil speakers. They are Hindu and Muslims. And Tamil speakers are subdivided into two parts में divide किया. Sri Lankan Tamils they comprises 13% of population and Indian Tamils they comprises 5% of population. Rest 7% of people जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं एंड दे आर बोथ सिंहाला एंड तमिल। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं दोनों कंट्रीज़ में, चाहे वो हम बेल्जियम की बात करें चाहे हम श्रीलंका की बात करें। तो दोनों कंट्रीज़ में मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर रूल चलाया जाए तो मेजॉरिटी बेल्जियम में किसकी थी, डच स्पीकिंग लोगों की थी, और अगर श्रीलंका में मेजॉरिटी देखेंगे तो सिंहाला स्पीकर्स की है। तो अगर हम मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग अपनी कंट्री को देखते हैं और मेजॉरिटी को ही पार देते हैं तो माइनॉरिटी कम्युनिटी होगी उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा दोनों कंट्रीज़ पर, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि दोनों कंट्रीज़ हैं, इन दोनों कंट्रीज़ का एथनिक कॉम्पोजिशन कैसा है, इन कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये दोनों एथनिक कॉम्पोजिशन जैसे मैंने नोट्स में प्रोवाइडेड किया है आपको ऐसे ही लर्न करना है और ऐसे ही नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखते हैं कि दोनों कंट्रीज़ ने अपनी कंट्रीज़ को कैसे संभाला, कैसे उन्होंने पार को शेयर किया और उसका क्या रिजल्ट निकला। थैंक यू स्टूडेंट्स।